Assalamu alaikum. This is Mahan Sarfaraz and welcome to Agrarians Institute. आज की वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ नए एमसीक्यूज डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंट एग्रीकल्चर रेलिवेंट टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। राइट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है जिप्सम इज आल्सो नाउन एज। ऑप्शन ए इज पाइराइट, ऑप्शन बी इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी इज एनहाइड्रस माइका एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। हियर करेक्ट आंसर इज बी। जिप्सम इज आल्सो नाउन एज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ओके, अच्छा यहाँ पर जिप्सम से रेलिवेंट मैं आप लोगों को दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो अक्सर टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है जिप्सम इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। एग्जामिनर अक्सर टेस्ट में पूछता है कि जिप्सम जो है ये किन दो चीज़ों का बेहतरीन सोर्स है, तो आप लोगों ने याद रखना है जिप्सम इज अ गुड सोर्स ऑफ बोथ कैल्शियम एंड सल्फर। ओके, नेक्स्ट है gypsum is the major soil amendment used to reclaim alkali soils। अल्कली सॉइल्स को रिक्लेम करने के लिए सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? जिप्सम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है जो होती है ना, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? लाइम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? लाइम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ऑप्शन बी इज नॉन मैकेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज वाटर शॉर्टेज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। हियर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से तीन प्रॉब्लम्स ये भी हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का हमारे पाकिस्तान में इशू है, उसके अलावा नॉन मैकेनाइजेशन है, अगर मैकेनाइजेशन है तो बहुत कम है, उसके अलावा वाटर शॉर्टेज का इशू है। ठीक है। नेक्स्ट है the amount by which our nation's exports of goods exceeds its imports of goods is called. Option A is trade surplus, option B is trade deficit, option C is trade balance and option D is trade off. Here correct answer is A, trade surplus। अच्छा, आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है ट्रेड सरप्लस, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रेड सरप्लस, और एक होता है ट्रेड डेफिसिट, टीडी यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी भी नेशन की जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अगर उसी नेशन की इंपोर्ट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उस ये एक इंपोर्ट्स लिख रही हूँ। ठीक है, इंपोर्ट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी भी नेशन की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू उसी नेशन की इंपोर्ट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उसको हम कह देते हैं ट्रेड सरप्लस। ठीक है, उसके पैरेलल में है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट पता क्या होता है? अगर किसी भी नेशन की, एन फॉर नेशन, ठीक है, अगर किसी भी नेशन की जो इंपोर्ट्स है ना, इंपोर्ट्स की वैल्यू अगर उसी नेशन की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उसको हम कह देते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अगर किसी भी नेशन की इंपोर्ट्स की वैल्यू उसी नेशन की एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो उसको हम कह देते हैं ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेड डेफिसिट के डेफिनेशन दिखा देती हूँ। A trade deficit occurs when the value of our country's imports exceeds the value of its exports। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है। नेक्स्ट है the field of entomology that deals with the interrelationship of insects in their environment. Option A is insect pest management, option B is insect ecology, option C is insect physiology and option D is insect taxonomy। Here correct answer is insect ecology। जो इंसेक्ट इकोलॉजी होती है ना, ये इंसेक्ट्स की और उनके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है उन उसमें जो इंटर रिलेशनशिप होता है उससे उसको स्टडी करती है। ठीक है,
नेक्स्ट अभी मैं एंटोमोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट है मोल्डिंग। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी क्यूटिकल को शेड करते रहते हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी पे न्यू क्यूटिकल फिर आ जाती है, उसको हम कहते हैं मोल्टिंग। ठीक है, मोल्टिंग क्या होती है? द शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल ऑफ द प्रीवियस लाइफ स्टेज इज नाउन एज मोल्टिंग। ठीक है, एक होता है इकडाइसिस। इकडाइसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इज कॉल्ड इकडाइसिस। ठीक है, मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकडाइसिस। और फिर उसके बाद है एक्सूविया। एक्सूविया क्या है? द कास्ट स्किन, शेल्स और अदर कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स इज नाउन एज एक्सूविया। एक्सूविया जो है ना, ये पता क्या होता है? ये मोल्टिंग के नतीजे में जो शेड की गई स्किन होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सूविया। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आप लोगों ने याद रखनी है एंटोमोलॉजी से रेलिवेंट। नेक्स्ट है a method of soil fertility evaluation whereby concentration of nutrients are checked before a crop is planted. Option A is biological test, option B is soil analysis, option C is plant analysis, and option D is none of these. Here correct answer is B, soil analysis. सॉइल एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी क्रॉप को प्लांट करने से पहले सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रूट कॉल्स ऑन टोमेटोज एंड अदर क्रॉप्स। ऑप्शन ए इज Mylidogenia incognita. Option B is Rhabdophilus similis. Option C is Globodera pallida. Option D is Criconemoids species. Here correct answer is A, Mylidogenia incognita. अच्छा, ये जो ये जो निमाटोड्स होते हैं ना, निमाटोड्स जब प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं तो इनकी एक मेजर सिम्टम ये होती है कि ये रूट्स के ऊपर गॉल्स बना देती हैं। ठीक है, ये जो गॉल्स होती हैं ना, ये स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा। दोबारा से एमसीक्यूज देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रूट गॉल्स ऑन टोमेटोज एंड अदर क्रॉप्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल प्लांट टू become infected and harbor this disease without much effect on yield. Option A is immunity, option B is susceptibility, option C is resistance, and option D is tolerance. Here correct answer is D, tolerance. Next है the middle layer of the leaf where photosynthesis occurs. Option A is stipule, option B is epidermis, option C is stomata, option D is mesophyll. Here correct answer is D, mesophyll. लीफ की वो मिडल लेयर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है उसे क्या कहा जाता है? मेसोफिल। और जो मेसोफिल होता है ना, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। नेक्स्ट है द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। Option A is stamen, option B is petal, option C is pistil, and option D is corolla. Your correct answer is A, stamen. किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है, और स्टेमन में दो चीजें होती हैं, एक एंथर और एक स्टेमन सॉरी फिलामेंट। ये साइड पे नजर आ रहा है आप लोगों को पिक्चर में। और जो किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। ओके, नेक्स्ट है the four rules of proof that are used in identifying whether a plant diseased or not. Here correct answer is the central dogma. Sorry, here option A is the central dogma, option B is Cox rules, option C is Cox postulates, option D is the disease proof. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कॉक्स पास्टुलेट्स। अच्छा, ये जो कॉक्स पास्टुलेट्स होते हैं ना, ये प्लांट पैथोलॉजी की फील्ड में चार रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स के तहत ये देखा जाता है कि कोई भी प्लांट बीमार है या नहीं, यानी कि किसी प्लांट के ऊपर डिजीज का हमला हुआ है या नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद है
This is considered to be the most destructive nematode to worldwide agriculture. Option A is Ziphinema, option B is Trichodorus, option C is Melidogyne, or option D is Rhadophilus. Your correct answer is C, Melidogyne. याद रखना है आप लोगों ने कि जो वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव निमाटोड कौन सा है, मिलाइडोगाइनी। ठीक है, मिलाइडोगाइनी का भी मैं आप लोगों को बता कर आई हूँ कि इसकी गॉल्स बनती हैं रूट्स के ऊपर। उसके बाद है सिगाटोका इज अ फंगल डिजीज ऑफ विच क्रॉप। सिगाटोका किस क्रॉप की या फिर किस प्लांट की डिजीज है? तो आप लोगों ने याद रखना है मैंगो। ऑप्शन ए इज मैंगो, ऑप्शन बी इज बनाना, ऑप्शन सी इज राइस, ऑप्शन डी इज सिट्रस। हियर करेक्ट आंसर इज बी, बनाना। ये जो सिगाटोका है ये जो होते हैं ना बनानास, उनकी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। और इसका जो पैथोजन है वो माइकोस्पेरेला होता है। ठीक है, माइकोस्पेरेला स्पीशीज की। नेक्स्ट है the ability of a cell to grow and develop into a multicellular organism is termed as option A is regeneration, option B is totipotency, option C is tissue culture, and option D is gene cloning. Here correct answer is B, totipotency. ठीक है। नेक्स्ट है delayed crop maturity is usually caused by too much. Option A is nitrogen, option B is potassium, option C is phosphorus, and option D is none of these. Here correct answer is A, nitrogen. आपको पता है ना ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब किसी क्रॉप पे अप्लाई की जाती है तो यह इससे क्या होता है कि उस क्रॉप की वेजिटेटिव जो फॉर्म है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन अप्लाई करने से किसी भी क्रॉप की वेजिटेशन ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज प्रोफेज, ऑप्शन बी इज बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी इज baculovirus, and option D is macrophage. Here correct answer is B, बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सनफ्लावर सीड मॉइस्चर शुड बी। ऑप्शन ए इज 8%, ऑप्शन बी इज 15%, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी इज 20%, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। जब आप लोगों ने सनफ्लावर के सीड को स्टोर करना होता है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 8%। सो हियर करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इमर्ज्ड फर्स्ट इन मेज। ऑप्शन ए इज टेसल, ऑप्शन बी इज silk, option C is both A and B, and option D is none of these. Here correct answer is A, tassel. मेज में पहले टैसल इमर्ज होता है। ठीक है, और टैसल जो है ये एक मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट है एप्पल एंड पियर आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए इज ड्रूप, ऑप्शन बी इज पोम, ऑप्शन सी इज बेरी, एंड ऑप्शन डी इज हेस्पेरिडियम। हेयर करेक्ट आंसर इज सॉरी बी, पोम। एप्पल और पियर जो है इनको क्या कहा जाता है, पोम फ्रूट्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है सीड ऑफ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। एप्पल और पियर जो है इनको क्या कहा जाता है, पोम फ्रूट्स। ठीक है, पोम फ्रूट्स। नेक्स्ट है सीड ऑफ सनफ्लावर इज नाउन एज। सनफ्लावर का जो सीड होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज एकिन, ऑप्शन बी इज कैपिट्यूलम, ऑप्शन सी इज स्पाइक, एंड ऑप्शन डी इज बॉल्स। हियर करेक्ट आंसर इज ए, एकिन। ठीक है, सनफ्लावर को सीड, सनफ्लावर के सीड को क्या कहा जाता है, एकिन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सनफ्लावर से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखने होंगे। सबसे पहले है सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम है हेलियांथस एनस, और इसकी फैमिली है एस्टरेसी। और उसके बाद है सनफ्लावर का जो सीड है उसको एकीन कहा जाता है, ये भी मैं आप लोगों को बता कर रही हूँ। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस और हेड ऑफ सनफ्लावर इज नाउन एज कैपिचुलम। नेक्स्ट है जर्मिनेशन टाइप ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर की जो जर्मिनेशन टाइप होती है वो कौन सी है, एपीजियल। ठीक है। नेक्स्ट है सनफ्लावर प्लांट्स आर प्रोटेंडरस।
सनफ्लावर के प्लांट्स प्रोटेंडरस होते हैं। प्रोटेंडरस का क्या मतलब है? मीनिंग द मेल पार्ट मच्योर बिफोर द फीमेल पार्ट्स। प्रोटेंडरस में क्या होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मच्योर हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।